क्या हाल है चला लोग। चलिए एक बार फिर से आ गए हैं आप लोगों के बीच में। तो सब कुशल मंगल। घर में बैठ के कैसा लग रहा है? कोरोना वायरस का जो प्रभाव है ये अभी अप एंड डाउन चल रहा है ना। तो घर में रहें, सेफ रहें, ज़्यादा इधर उधर ना भटके, है ना। चलिए, तो आप लोग तो समझदार हैं, बाहर नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट वर्क हो, बहुत इमरजेंसी वर्क हो तभी कुछ करें, बाहर जाए नहीं तो नहीं जाना है ना। घर में ही रहना है, घर से ही स्टडी करना है। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके थे कि मैट्रिक्स के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़ा था और उसमें जो भी था सारा के बारे में बताया गया था। अब हम लोग एक एक्सरसाइज डील करने के लिए मतलब डील कर ले योग्य पढ़ चुके हैं। पहला तो लेक्चर में था कि डेफिनेशन एंड ऑपरेशंस, उसके जो डेफिनेशन के बाद फैक्ट्स था वो था। उसके बाद दूसरा लेक्चर में था हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। उसको लेकर के अगर आप एनसीईआरटी बुक उल्टाएंगे तो एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज जो है 3.1 वो आपका सॉल्व हो सकता है। कौन सा? 3.1 वो आपका सॉल्व हो सकता है। आप ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी से ही बनाएं, आपको जो बुक अच्छा लगता है जिससे आप बनाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का बुक हो, आप उससे बनाएं, उसको लेकर सॉल्व करें, उससे सॉल्व करके अगर जहां भी दिक्कत होता आप हमसे पूछें, ठीक है। मैं अभी एक रेफरेंस लेकर के चलता हूं कि इसमें कुछ एनसीईआरटी मिक्सचर सवाल, मतलब एनसीईआरटी का भी सवाल रहेगा। आप एनसीईआरटी भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो केसी सिन्हा बुक सॉल्व कर सकते हैं, आर.डी. शर्मा का बुक सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो आप किसी का भी बुक सॉल्व करें, ठीक है, तो उसमें रहेगा। तो मैं कुछ सवाल को लेकर के चलता हूं। इसका सीट, इसका जो आपको अपना कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स का जो सीट है जो दिया जाता है, ये जो सीट है आपका, है ना, ये सीट आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये सीट से तो सीट कैसे अवेलेबल होगा? सीट आप अपना ईमेल आईडी जो है आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं ईमेल में आपको एक फ़ोटो सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। इसका तो जो भी एक्सरसाइज चलेगा, जो भी डीपीपी चलिए, डीपीपी है ये क्लासरूम का, है ना, हाँ डीपीपी है डेली प्रैक्टिस का, तो इसको आपके ईमेल में भेज दिया जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके इसका सवाल को बना लीजिएगा, ठीक है ना। और जो पहला डीपीपी है फुल्ली ये डेफिनेशन पर है, इसीलिए एनसीईआरटी के बुक से उठाया गया। लगभग सवाल एनसीईआरटी का है, इसको कुछ सवाल होगा अलग तरह का, लेकिन अभी एनसीईआरटी डील करेंगे, ठीक है ना। तो इसका सवाल आपको साइड में ऊपर में दिखेगा क्या है कैसे है, लेकिन अभी लिख लिख के बनाना संभव नहीं है। अब मैं जब बनाऊंगा तो आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला डीपीपी, डीपीपी फर्स्ट, डीपीपी फर्स्ट, ठीक है। पहला डीपीपी में जो आपको सवाल दिया गया है वो पहला सवाल बहुत ही सुंदर सा सवाल, बहुत ही आसान सा भी सवाल। तो सवाल इस प्रकार से है कि एक मैट्रिक्स ए लिखा गया है जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। सवाल कैसा है? 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 एंड 17। ये आपका एक पहला जो सवाल है ये दिया गया है। इसमें अब बारी बारी से 3 सवाल पूछा गया, आपको तीनों सवाल का आपको जवाब देना है, ठीक है ना। पहला सवाल में बोला गया है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या लिखा? मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर का, मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए क्या लिखा हुआ है। तो रो कितने? 1 2 3, इसमें 3 रो है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, तो 3/4 का ये ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है ना। बहुत ही आसान सवाल, इसमें बहुत बेसिक जो बताया गया ना, बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट मैट्रिक्स, उससे सवाल है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं कैसे निकालते हैं? ये जो लिखा हुआ है इसको आप क्या कर देंगे? गुना करके चेक कर लेंगे कितना आया। 3 4 12, इसमें 12 एलिमेंट्स होंगे। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स इसमें आया, है ना। चलिए उसके बाद अगला तीसरा नंबर में है कुछ एलिमेंट्स के पोजीशन दिया गया, जैसे A13। पहला सवाल है A13 मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम में कौन है? ये 19। ये सब सारा आपको कॉन्सेप्ट बताते वक्त बता दिया गया है ना। अगर आप कॉन्सेप्ट का क्लास नहीं देखे हैं तो आप पहला नंबर लेक्चर देखें मैट्रिक्स का, जिसमें शुरू किया गया है उसको लेकर के, है ना। A13 के अलावा भी कुछ एलिमेंट दिया गया है। A21, तो A21 दूसरा रो पहला कॉलम कौन सा आ रहा है? 35। फिर अगला है A33 पोजीशन पर कौन है? तीसरा रो तीसरा कॉलम -5 हो गया। उसके बाद है A24 इक्वल टू A24 दूसरा रो चौथा कॉलम, इसमें कितना है? 12, है ना। उसके बाद आ गया A23, बहुत ही आसान, दूसरा रो तीसरा कॉलम 5 कितना आ गया? 2। तो ये सब सवाल बहुत ही आसान है, आपको दिख रहा होगा। तो आप इसको अगर छापना चाहें, आपको समझ में आ गया है, जिसको छाप लेंगे अच्छे तरीके से, है ना। एक बार और याद दिला दूं कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
जो भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उसको बताएं कि सर वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार चलिए इसको मिटा देते हैं। पहला नंबर सवाल था, बहुत ही आसान था, आप लोग देख चुके हो। दूसरा नंबर में आ जाइए, नंबर 2। चलिए दूसरा नंबर सवाल में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं 24। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, सवाल आप लोग को दिख रहा होगा ऊपर में। तो 24 एलिमेंट्स है, तो कहा गया है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इसके पास क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तो पॉसिबल ऑर्डर होने के लिए सबसे पहले इस सवाल को डील करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई छोटा वाला सवाल लेते हैं, ठीक है ना। अभी इसको पोस्टपोन करते हैं, थोड़ा सा इसको समझने के लिए कोई सवाल लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 एलिमेंट वाला हमको क्या मिल जाए, आ जाए सवाल, 6 एलिमेंट है, इसके कितने ऑर्डर हो सकते हैं। तो हम लोग एक प्रैक्टिकली देखें अगर कि क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग सोचेंगे कि 6 ऑर्डर होने के लिए या तो हमारे पास 2 रो होना चाहिए, 3 कॉलम हो जाना चाहिए, है ना, 5 3 2 4 1 6, कुछ भी इस तरह से। फिर या तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 3 रो होना चाहिए, 2 कॉलम होना चाहिए, जैसे 5 4 3 2 1 6, कुछ भी इस तरह से। तो 3 रो हो गया और इसमें 2 कॉलम हो गया, ठीक है ना। तो 3 रो 2 कॉलम आ रहा है। उसके बाद अगला ऐसा भी तो हो सकता है, हम हमारे दिमाग में आ सकता है कि इसमें जो भी है 1 1 2 3 4 मतलब 6 ऑर्डर, यही एलिमेंट लेंगे तो अगर ये इस तरह से, हाँ ये आपका आ गया 6 एलिमेंट, ठीक है ना। तो अब ये एक रो 1 रो है, रो 1 है और कॉलम कितना हो गया 6 हो गया, है ना। तो और भी हो सकता है इसका क्या कि 6 रो हो जाए, है ना, 5 4 3 2 1 1 6, इस तरह से। रो कितने हैं 6 है, कॉलम कितने हैं, कॉलम आपका एक ही है। तो ऐसा हो सकता है, मतलब एक प्रैक्टिकली आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जिसके पास 6 एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर या तो 2/3 का होगा, या तो 3/2 का होगा, या तो 1/6 का होगा, या तो 6/1 का होगा। क्या आप ऐसा सोच पा रहे हैं कि कोई इसके अलावा भी मैट्रिक्स आ पा रहा है। अगर आप कहेंगे कि सर ऐसा हम करें तो क्या 5 4 3 5 3 2 है ना 4 ले लिए, उसके बाद बाकी 1 6 ले लिए और इसे छोड़ दिए, क्या ये मैट्रिक्स होगा, नहीं होगा। क्योंकि आपको कल फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था मिसिंग एलिमेंट के कारण मैट्रिक्स नहीं होता, वो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, वो बेकार हो जाएगा, है ना। मिसिंग एलिमेंट तो आपको देना ही नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर आप कहें कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0 भी एक एलिमेंट में आता है, ऐसा संभव नहीं है। तो प्रैक्टिकली इसको हमने देखा तो ये हमारे पास आया 6, कितने 6 एलिमेंट का कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, तो हो सकता है 4। पहला आपका 2/3, दूसरा 3/2, तीसरा 1/6, चौथा 6/1। तो हमें ये 6 एलिमेंट था तो हमने प्रैक्टिकली देख लिया। 24 एलिमेंट रहेगा तो कैसे हो सकता है, इसको हम करके दिखा भी दे। अगर 50 एलिमेंट दे दिया, 100 एलिमेंट दे दिया, है ना, 225 एलिमेंट दे दिया या ज्यादा दे दिया, तो कैसे हमको पता चलेगा कि इसका क्या पॉसिबल ऑर्डर होना चाहिए। तो पॉसिबल ऑर्डर होने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, आप इसको देखेंगे कैसे। देखिए 6 का जो फैक्टर है ना, फैक्टर ऑफ 6 को जो विभाजित कर सकता है वैसे नंबर आप देखें तो है आपका पहला 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड कर सकता है। उसके बाद आता है 2, देखिए 2 से डिवाइड होगा, फिर होगा आपका 6 3 से, फिर आपका 6 होगा, है ना, इसके बीच में और कोई नहीं है। तो 6 को डिवाइड करने वाले हैं 1 2 3 एंड 6, ये 4 है। इसका मतलब इसके 4 ऑर्डर ही पॉसिबल है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल जो ऑर्डर होगा इसका क्या हो सकता है। अगर इसका एक को हम रो मान लें तो कॉलम कितना डालेंगे कि 6 एलिमेंट आना चाहिए, तो 1/6, क्योंकि 6 1 जा 6 होता है। तो अगर 2 रो ले लें, कितने कॉलम लेंगे कि 6 एलिमेंट, 2 में कितना गुना किया जाए, तो 2 3 6, और 3 में कितना गुना किया जाए 2, 6 में कितना गुना किया जाए तो 1। यही सारे हमारे पास क्या हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। जैसे 1/6, तो 1/6 यहाँ पे है
है ना। उसके बाद 2/3 जो कि यहाँ पे है 2/3, उसके बाद 3/2 यहाँ पे है, और 6/1 यहाँ पे है कि नहीं। तो ये इसका पॉसिबल ऑर्डर निकल करके आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी अगर 6 एलिमेंट का हमने लिया तो इसको लेकर के अच्छे तरीके से किया, वैसे ही 24 का भी निकालना, फैक्टर निकालना, फिर उसका पॉसिबल ऑर्डर निकालना है। तो अब देखते हैं 24 एलिमेंट वाला का सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए इसमें। तो क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 24 है। अब लिखेंगे फैक्टर ऑफ 24, फैक्टर ऑफ 24। 24 का जो सॉरी 24 का जो फैक्टर होगा, जो इसको विभाजित कर सकता है, वो क्या होगा, 1 से विभाजित होगा, और किससे होगा, 2 से होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 6 से भी होगा, 7 8 से भी होगा, है ना, 9 10 है ना, 11 12, और उसके बाद क्या होगा, 24 से होगा। ये सारा इसको 24 को डिवाइड कर सकता है। इस प्रकार से हम अगर देखेंगे पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 1 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 24, तब ना होगा 24। फिर दूसरा 2 में कितना, 12, 3 में कितना, 8, है ना, 8 तिया 24, और 4 में 4 छक्के 24, 6 में 6 चौका 24, 8 में 8 तिया 24, 12 में 12 दूने 24, और 24 में 24 इक्का 24। इस प्रकार से हमने देखा कि अगर आपके पास 24 एलिमेंट होता है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर ये सारा होगा, है ना। ये सारा इसका पॉसिबल ऑर्डर संभव है, यही ऑर्डर में रह सकता है। दूसरा नंबर सवाल में जो दिया गया है वो आपको एक और सवाल है, इसका एक और सवाल इसी में डाला गया नेक्स्ट क्वेश्चन बोल करके कि व्हाट अबाउट 13 एलिमेंट। अगर 13 एलिमेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि क्या हो जाए, 13 हो जाए, 13 हो जाए, तो ये बहुत आसान तरीके से आप लोग बना सकते हैं कि 13 है, जिसका 13 का फैक्टर कौन है, फैक्टर ऑफ 13 के फैक्टर है। पहला तो आपको 1 से डिवाइड होगा, 1 से हर एक नंबर डिवाइड होगा, और 1 के बीच में और कोई नंबर नहीं आता जो कि 13 को डिवाइड कर सके, क्योंकि 13 क्या है, प्राइम। तो इसीलिए ये आपको 13 से डिवाइड होगा। तो आपके पास 2 आया, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर से हो जाएगा आपके पास 1/13 एंड 13/1। बहुत ही आसान था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको 3 नंबर का है, तीसरा नंबर में भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है, बस एलिमेंट चेंज कर दिया गया है, एक डाल दिया गया 18 एलिमेंट। क्या 18 एलिमेंट रहेगा तब क्या ऑर्डर इसका हो सकता है, उसके बाद बोलता है 5 एलिमेंट रहेगा तब क्या इसका ऑर्डर हो सकता है। तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं कि 18 एलिमेंट रहेगा तो क्या क्या ऑर्डर हो सकता है, और 5 रहेगा तो क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। इसको आप लोग सवाल को बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन को बनाने के पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। सवाल बहुत आसान है, आप किसी भी बुक से सॉल्व करें, फर्क नहीं पड़ता है। आपको पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं कहीं भी, ठीक है ना। आ जाइए पूछते हैं, बहुत आसान है। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग 4 नंबर का। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण करना है। 2x2 बनाने के लिए सबसे पहले कोई मैट्रिक्स हम लोग मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू। इसमें हम लोग कोई भी मैट्रिक्स लिए A11, 2 ही रो लेना, A12, A21, A22। देखिए इसमें हमारे पास ये जो जनरल मैट्रिक्स ये आपको बनाने के लिए सिखा दिया गया, ये कैसे लेते हैं आपको फर्स्ट लेक्चर में ये दिखा गया। चलिए अब इसमें क्या आता है कि हुज एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय, जिसके एलिमेंट्स इस प्रकार से डिफाइंड है। इसमें 3 सवाल दिया गया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 3 सवाल है। तो पहला सवाल हम अगर बनाएंगे, पहला सवाल का एलिमेंट बोला गया है कि Aij इज इक्वल टू i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2/2। इस तरह से आपको ये पहला सवाल है, बोला गया इसको कंस्ट्रक्ट कीजिए। कैसे करेंगे तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। आपको पहला एलिमेंट निकालते हैं हम लोग A11। आप देखें ये i है और ये j की जगह भी 1 है, तो i की जगह भी 1 डालेंगे, j की जगह भी 1 डालेंगे, होल स्क्वायर है उसका 2, 1 + 1 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर 4/2 इज इक्वल टू कितना 2, है ना। तो उसके बाद क्या लेते हैं A12, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, है ना। i की जगह पे क्या लेना है 1, j की जगह पे क्या लेना है 2, इसका स्क्वायर तो हो गया 213 का स्क्वायर बाई 2 9/2 इक्वल टू, बस ये यही तरह रहता है, पॉइंट में चेंज करने की जरूरत नहीं। तीसरा एलिमेंट लेते हैं
A21, A21 में क्या है, तो i की जगह क्या देखिए, i की जगह क्या आ गया 2, तो i की जगह हम लोग डालेंगे 2 प्लस j की जगह पे क्या है 1, तो इसमें डालना बस 1 का स्क्वायर बाई 2, तो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 9/2। एक और एलिमेंट आपका आ जाता है 2a22, a22 क्या हो जाएगा, आपको लेना है i के जगह भी 2 फिर j के जगह भी 2, तो दोनों हो जाएगा 2/2 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाई क्या हो जाता है 2, 2 प्लस 2 होता है आपका 4 का स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर कितना 16/2 इज इक्वल टू आपको आ गया 8। इस प्रकार से हमने 4 एलिमेंट था इसमें, a11, a12, a21, a22 सबको हमने निकाला सारा वैल्यू। अब हम इसमें डालेंगे, देयरफॉर हमारा फाइनल सॉल्यूशन a इज इक्वल टू होगा कि 9/2 उसके बाद हो जाएगा 8, इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग आसानी से देख सकते हैं, ये आपका 4 नंबर का सवाल है, ठीक है ना। तो 4 नंबर का सवाल आपका बहुत आसान था, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें बाकी 2 सवाल और हैं, आप लोग घर में जाकर के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज एक 5 नंबर का सवाल लेते हैं। 5 नंबर थोड़ा सा यही सवाल, सेम सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है बस, ठीक है ना। आइए देखते हैं उसको। चलिए आज हम लोग सीखते हैं 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का सवाल क्या है, देखिए पहला 5 का पहला नंबर सवाल में है। इसमें देखिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। 3/4 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है इसमें, तो 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हम लोग लेंगे सबसे पहले, जिसमें 3 रो होना चाहिए, 4 कॉलम होना चाहिए। तो A11, A12, A13, A14, ये देखिए 4 कॉलम हो गया, 3 रो लेना है। तो फिर अब ये दूसरा रो में 21, A22, A23, A24, फिर तीसरा हम लेंगे A31, A32, A33, A34। इस प्रकार से हमने 3/4 का एक मैट्रिक्स आर्बिट्ररी सेलेक्ट कर लिया। अब इसका एलिमेंट्स अलग अलग तरह से 3 सवाल में डिफाइन किया गया। पहला सवाल यहाँ पे बना देते हैं। पहला सवाल आपका है Aij इज इक्वल टू 1/3 माइनस 3i प्लस j, ये आपका है पहला, है ना। तो इसका इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रत्येक एलिमेंट को इसमें सेट करते हैं। जैसे पहला A11 सेट करते हैं, A11 तो 1/3 मॉडुलस देना है, माइनस 3 इंटू आई की जगह पे आपका 1 है, प्लस जे की जगह भी आपका 1 है। इसको कैलकुलेट करना है बढ़िया से। कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हो जाएगा क्या, देखिए 1/3, उसके बाद हो जाता है -3 + 1 तो -2 हो जाएगा। -2 का मोड क्या होगा, मॉडुलस से हर नंबर को पॉजिटिव ही निकालना है, तो हो जाएगा 2/3। उसके बाद हो जाएगा A12 तो 1/3, उसके बाद हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा 3 इंटू आई की जगह पे 1 डालना है, प्लस जे की जगह पे क्या डालना है 2 डालना है, तो ये हो जाता है। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कीजिए। तो -3 एंड 2 कितना आ जाता है, तो हो जाता है -1। -1 को अगर मॉडुलस से निकालेंगे तो हो जाएगा +1, यानी कि +1/3। चलिए फिर ये आपका तीसरा एलिमेंट निकालते हैं A13। अब ये 1/3 इंटू ये मॉडुलस में 3 इसमें डालना होता है सबको। ये जो आपका एक जनरल मैट्रिक्स दिया गया, इसको लिखा गया है जनरल ऑर्डर में, इसको लिखा गया है जो ये आपका एलिमेंट, इसमें सबको डालना है। तो क्या हो जाएगा -3 इंटू आई की वैल्यू कितना है 1, प्लस जे की वैल्यू कितना 3। तो देखिए -3 + 3 0 हो रहा है, तो 0 इंटू 1/3 तो सारा क्या हो जाएगा, पूरा ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये चौथा एलिमेंट हो जाता है आपका A14, इसको भी डालते हैं। ये 1 आई की जगह पे 1 है, तो इसमें डालिए 1/3 लिखा हुआ है, मॉडुलस -3 इंटू आई की जगह पे है 1, प्लस जे की जगह पे है क्या 4। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 1/3। तो ये आपका पहला रो का सारा एलिमेंट आपको निकल करके आ गया। तो कोई मैट्रिक्स रहेगा, पहला एलिमेंट निकल गया पहला सारा। फिर इस तरह से दूसरा भी निकालना है, दूसरा वाला निकालेंगे। दूसरा जैसे कि दूसरा वाला ये रो ये है, तो हो जाएगा A21 को निकालना है, तो इसमें डालिए वैल्यू को 1/3 इंटू -3 इंटू आई का वैल्यू कितना होगा 2, प्लस जे का वैल्यू कितना है यहाँ पे दिया हुआ 1 है ना। तो पहला वाला आई होता है, दूसरा वाला जे होता है, तो 1 तो माइनस क्या होगा 6 + 1 तो -5 का मॉडुलस क्या होगा +5/3।
फिर अगला लेना है a22, डालिए इसमें फिर से 1/3, उसके बाद -3 इंटू आई का वैल्यू है 2 प्लस जे का वैल्यू भी है क्या 2। चलिए तो अब क्या लेना है, तो ये हो गया -6 + 2 -4 का मॉडुलस 4/ क्या होना है आपका 3। ठीक है, फिर एक और लेते हैं ए क्या लिखा हुआ 23 a23 ले लेंगे तो हो जाएगा आपके पास 1/3 मॉडुलस में, उसके बाद -3 इंटू आई का वैल्यू है 2 प्लस जे का वैल्यू है 3। तो हो गया आपके पास देखिए -6 + 3 = 3, माइनस में 3 आ रहा है, मॉडुलस निकलेगा तो +3/3 कट के आपका कितना आ रहा है 1। ठीक है ना, फिर ये लास्ट वाला एलिमेंट लेते हैं a24 लिए तो 1/3 इंटू -3 इंटू आई की जगह पे आपके पास क्या है 2 है, ये 2 है इंटू +4 हो गया ना, +4। अब यहाँ पे आ गया -6 + 2 यानी कि कितना होता है -2, -6 + 4 यानी -2, मॉडुलस से निकला तो 2/3। ये आपका हो गया चारों एलिमेंट, यानी दूसरा रो का सारा एलिमेंट निकाल लिया हमने। अब किसको निकालना है, अब तीसरा को निकालना है। तीसरा रो में जो भी है, तीसरा रो में भी सेम इसी तरह से निकालेंगे a31 = 1/3। ठीक है ना, तो 1/3 हो गया इंटू यहाँ पे -3 इंटू आई की जगह पे डालना है 3, फिर प्लस जे की जगह डालना है 1, -9 + 1 तो क्या हो जाएगा 8/3, मॉडुलस निकलेगा पॉजिटिव। फिर a32 डालिए तो 1/3 मॉडुलस में -3 इंटू आई की जगह 3 है, प्लस जे की जगह क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा -9 + 2 तो कितना हो जाएगा -7 का मॉडुलस 7/3। फिर a3 तो 1/3 इंटू -3 इंटू 3 + 3, इसको सबको यहाँ पे डालना पड़ता है ना, तो हो जाएगा कितना 3 × 9 में से 3 गया तो क्या बचा 6, आपका -6 आता है, -6 को मॉडुलस निकलेगा +6/3 यहाँ पे है, तो कट के कितना आ गया 2 है ना। एक लास्ट और a34, ये लास्ट एलिमेंट आपका है a34, इसमें डालते हैं तो 1/3 और यहाँ पे -3 इंटू 3 का वैल्यू क्या है आई का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 और प्लस जे का वैल्यू कितना 4, तो उसमें डाल दिए तो आपको हो गया 3 × 9 में से 4 गया तो क्या बचा -5, यानी कि कैलकुलेट करके देखें तो इसको मॉडुलस से निकलेगा तो 5/3 ये हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से मैंने 8 एलिमेंट जो हम लोगों ने 8 एलिमेंट है 8 एलिमेंट को फाइंड आउट करके लिया। अब इसमें जो भी आया उसको अब एक मैट्रिक्स में सजा करके लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए इसके अगला लिखते हैं हम लोग, इसी को हम तो आगे मिटा करके लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग अपना कॉपी में इसके नीचे छापेंगे देयरफॉर लेकर के, है ना। चलिए देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल टू हो जाएगा, पहला एलिमेंट लिखिए 2/3, दूसरा एलिमेंट है 1/3, तीसरा है 0, चौथा है 1/3, है ना। तो इस प्रकार से है। अब फिर दूसरा रो का ये वाला है 5/3, 4/3, 1 एंड 2/3। फिर आपको तीसरा रो का एलिमेंट है क्या 8/3, 7/3, 2 एंड 5/3, ये चीज़ है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा एक सॉल्यूशन। तो 5 नंबर में 3 सवाल था, इसमें से एक सवाल हमने किया मॉडुलस वाला सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है ना, इतना लंबा चौड़ा सवाल आपको पूछा नहीं जाता जनरली, लेकिन आप सीखिए। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे बोर्ड के दृष्टि से ही पढ़ना है, आपको नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट, इसके अलावा बोर्ड के अलावा भी बहुत चीज़ सीखना होता है। बोर्ड पास करना एक अलग चीज़ है, आपको कॉन्सेप्ट होना, नॉलेज होना एक अलग चीज़ है। ठीक है ना, चलिए तो अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से अलग अलग तरह सवाल देखेंगे अब हम लोग। चलिए अलग तरह का सवाल है 6 नंबर में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से। अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, साथ ही साथ उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। चलिए जैसे कि एक सवाल लेते हैं 6 नंबर प्रॉब्लम। 6 नंबर का आपको पहला सवाल बहुत ही आसान सा, ये तो देख करके आप बता सकते हैं, फिर भी चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। 4 3 x 5 घर में बैठे हुए ही हैं, कुछ कर तो रहे नहीं है, एक सवाल ही देख लिया जाए तो क्या दिक्कत है। चलिए बताइए, अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से होना, x का वैल्यू क्या होगा 1, करस्पॉन्डिंग के अनुसार y का वैल्यू क्या होगा 4, y = 4 एंड z का वैल्यू क्या होगा 3। तो x y z तीनों का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं। चलिए 6 का दूसरा नंबर सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ है,
एक्स प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स इंटू वाई। ये एक सवाल है, इसमें लिखा गया है कि आपको अलग मैट्रिक्स 6 2 5 एंड 8 ये है, ठीक है ना। अब कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो आप अगर कंपेयर करेंगे तो पहला एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 होगा, ये वाला जो है आपका क्या एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना होगा आपका 8। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, कोई एक वैल्यू निकाल करके किसी दूसरे में पुट करेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक में को निकाल करके प्रतिस्थापन विधि से। कैसे, जैसे पहला सवाल जो पहला समीकरण है इसको अगर सॉल्व किया जाए तो y का वैल्यू के लिए हम लोग कह सकते हैं कि 6, ये x उधर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, x माइनस 6, तो 6 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू आ गया 6 माइनस एक्स। अगर इसको इसमें डाल दें, ये जो दूसरा समीकरण है इसमें डाल दें तो क्या लिखना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन टू, तो y की वैल्यू जो है दूसरा में डालेंगे तो हो जाएगा x इंटू वाई की जगह डालिए 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक इक्वेशन बन करके आ रहा है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाले को हम पहले मिटा ही दें। चलिए मिटा देते हैं, तो आपके पास आता है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया 6 इंटू एक्स, 6x माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, उसके इक्वल टू कितना आ रहा है 8, ठीक है। तो अगर इसको क्या किया जाए, सबको एक्स स्क्वायर को उधर कर दिया जाए तो हो जाता है पॉजिटिव, ये 6x को उधर किया जाता है माइनस 6x हो जाएगा, वो 8 तो पहले से वहाँ है ही, रेस्ट इधर क्या हो गया सारा 0 हो गया, ठीक है ना। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 को 2 भाग में तोड़ना, 8 इंटू 1 8 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, है ना, 4 दूने 8 हो रहा है और जोड़ने पर 6 भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में x कॉमन कैरी कीजिए, x माइनस 4 आया, इसमें कॉमन माइनस 2 कीजिए, x माइनस 4 आया इक्वल टू हो गया 0, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू हो गया 0, है ना। तो अब आपको आ जाता है यहाँ पे x माइनस 2 का, इसको अगर उससे कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 4। ये हमारे पास x का दो वैल्यू आ गया। अब इस x का 2 वैल्यू जब आ गया है तो इसको y का वैल्यू भी फाइंड करना हमें, तो इसमें ये जो एक इक्वेशन है y इक्वल टू इतना, इसमें डालेंगे वैल्यू, देयरफॉर, है ना, व्हेन x इक्वल टू 2 तो y इक्वल, जब x का मान 2 होगा तो y की वैल्यू होगा 6 माइनस एक्स की जगह 2 डालिए तो 4 आता है। व्हेन x इक्वल टू आ जाएगा कितना 4, जब x का वैल्यू आएगा 4 तो y की वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस एक्स की जगह आ जाएगा 4 इक्वल टू आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू जब 2 रहेगा तो y की वैल्यू 4 होगा, अगर x का वैल्यू जब 4 आएगा तो y की वैल्यू 2 आएगा। और एक चीज इसमें दिया हुआ था 5 प्लस जेड इक्वल टू 8, क्या दिया हुआ था 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो इसको लेते हैं तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 लिखा हुआ, अब ये 5 उधर जाएगा घट के क्या बचेगा 0, तो एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू निकल गया। हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन हमारे पास जो आया, देयरफॉर फाइनल आंसर जो हम लिखेंगे, 2 आंसर आया, एक आया एक्स वाई जेड का जो पोजीशन आया, एक 2 वाई का आया 4, जेड का आया 0, एक ये आंसर होगा। और एक है क्या, एक्स का यदि हम लोग देते हैं 4, वाई का आता है 2, जेड का क्या है दोनों के लिए 0, तो ये हो गया हमारा एक सॉल्यूशन, है ना। तो ये आपका जो सवाल था 2 नंबर का, यानी 6 का 2 नंबर सवाल ये इस प्रकार से था, इसको हमने अच्छे तरीके से देखा, सॉल्व किया, है ना। अगर कहीं दिक्कत लगेगा तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे, पूछेंगे, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो समझ में नहीं आए, कहीं भी दिक्कत लग रहा थोड़ा सा, तो आप पीछे कर करके बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे क्या है, ठीक है। आइए चलिए अगला लेते हैं। इसको आप वीडियो को रोक रोक करके जहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नोटबुक तो बना ही लिए होंगे, है ना। सिर्फ वीडियो देखिए मत, उसको क्या कीजिए लिखिए भी, आप सवाल को बनाइए भी। सवाल बनाने के लिए अगर आपके पास सीट नहीं है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में अपना मेल डालिए, उसमें आपको भेज दिया जाएगा, आप उससे सवाल को बना लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। चलिए 6 का एक और क्वेश्चन है, 6 नंबर में 6 का तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस जेड वाई प्लस जेड,
ये एक सवाल है, इसमें बोला गया है कि इसके इक्वल टू क्या लिखा हुआ 9, 5 एंड 7, ये आपका एक सवाल है, ठीक है ना। ये सब एनसीईआरटी लेवल का सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। तो इसमें आपको एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है भाई, इसमें एक 3 रो है और एक ही कॉलम है, ये एलिमेंट इससे इक्वल है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड 9 के इक्वल है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर x प्लस जेड ये जो है 5 के इक्वल है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। y प्लस जेड ये 7 के इक्वल है, इसको हम लोग 3 समीकरण मान लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास 3 समीकरण आया। अब y प्लस जेड का वैल्यू चूंकि 7 है, तो इसका मतलब y प्लस जेड का वैल्यू 7 हुआ, तो x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, इसको इसमें डाल दीजिए, है ना। पुटिंग, या तो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, ज्यादा लंबा चौड़ा ना करते हैं। फ्रॉम 1 and 3 पहला और तीसरा से क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या डाल दी 7 इक्वल टू 9, तो x का इक्वल वैल्यू आ गया 7, उधर जाएगा घटेगा, कितना बचेगा x इक्वल टू 2। फिर से x का वैल्यू यदि 2 आ चुका है, इसको डालते हैं किसमें, दूसरा में, फ्रॉम 2 दूसरा में डाले, तो x का वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस z इज इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू क्या हो गया, 2 को उधर भेजिए तो आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास x का भी निकल गया, z का भी निकल गया, y का नहीं निकला है, तो y का निकालना है, तो इसमें आप डाल दीजिए, तो क्योंकि z का वैल्यू पता है, फ्रॉम 3 तीसरा समीकरण से, तो y प्लस z का वैल्यू 3 आया है, 3 इक्वल टू हो गया 7, तो y इक्वल टू ये 3 उधर जाएगा घटेगा तो क्या बचेगा 4, तो x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया और z का वैल्यू आ गया। फाइनल आंसर लिखेंगे हैंस, अतः हमारे पास आया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3, ये हमारा हो गया आंसर। तो बहुत ही आसान था, 6 का 3 नंबर का सवाल। आप लोग देख लेंगे इसको, जहां भी दिक्कत होगा तो आप लोग पूछेंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं। चलिए बच्चे लोग देखिए कि हमारे जो समाज के समाज सेवक होते हैं, वे लोग आकर के, अभी मैं वीडियो बना रहा था इसी बीच में आपको दिखा रहा हूँ, अभी बीच में ही आ गए हैं लोग मास्क देने के लिए। तो आप इस मास्क को देखें कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमारे गांव के समाज के लोग क्या क्या कर रहे हैं, आप इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी के तरफ से, उनके अपने व्यवस्था से हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और माननीय सांसद का जो है सो स्वास्थ्य विभाग देखते हैं, और स्वास्थ्य विभाग देखते हुए अपने सारा समाज, सारे जिला वासियों को यही कहते हैं कि अपने आप में सिर्फ सब दूरी बनाए रखे और अपने आप में संयम रखे। इसी से हम लोगों को कोरोना से बचना है और कोरोना को मात देना है और देश से कोरोना को भगाना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ठीक है, ठीक, मेरा पूरा चला गया। चलिए, तो आपका थोड़ा सा समय बर्बाद हुआ, लेकिन ये बर्बाद नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारे समाज के लोग कोरोना वायरस को भगाने के लिए, इसको हटाने के लिए, इससे दूर रहने के लिए, सेफ एंड सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं अगला हम लोग अगला सवाल। ठीक है, आप लोग भी घर में सुरक्षित रहें, कहीं नहीं निकलना है बाहर। कोरोना वायरस के इस प्रभाव से बचना है, इसको हटाना है किसी तरीके से, है ना। हमारे देश के सरकार नरेंद्र मोदी और ये हर एक आदमी, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रधानमंत्री ही, मतलब हर एक आदमी इसको हटाना चाहता है, लेकिन कुछ है जो कि समाज को, कुछ लोग ऐसे हैं जो ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर वो इग्नोर कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, उनको समझना चाहिए, है ना। चलिए आइए, खैर आप लोग समझ चुके होंगे। अगला सवाल लेते हैं 6 नंबर के बाद 7 नंबर का सवाल, ठीक है ना। 7 नंबर का सवाल, उसके बाद आपको बहुत ही आसान सा सवाल है। 7 नंबर का ये आपका सवाल है, इसमें लिखा गया भाई सेम चीज़ है, तो ये सवाल आप लोग खुद से बना सकते हैं। 7 का दूसरा नंबर सवाल हम आपके बीच ला रहे हैं। 7 का दूसरा नंबर सवाल इसके पास है क्या, x माइनस वाई 2x माइनस x1, फिर क्या है 2x माइनस वाई, फिर उसके बाद है आपके पास 3x प्लस y1, ठीक है ना। इस प्रकार से -1, 5, 0 एंड 13, ये आपका एक सवाल है। इसमें क्या कहा गया है कि यदि p
P कोई पॉइंट है जो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट से है और Q भी एक पॉइंट है जो कि x1 y1 से है, ठीक है ना। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस में फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने का लिए उसके बिहाइंड हमें क्या करना पड़ेगा कि x का y का x1 का y1 का तीनों का वैल्यू हमको जानना पड़ेगा, चारों का। तो x का वैल्यू पता करना है, y का भी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए x माइनस वाई ये किसके करस्पॉन्डिंग है, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 है, ठीक है ना। उसके बाद ये 2x माइनस वाई ये किसके इक्वल है, ये 0 इक्वल है। 2x माइनस वाई ये 0 इक्वल है। हमें जो कंपेयर करना है, जब भी हमें दोनों वेरिएबल सेम होना चाहिए, दोनों एक्स वाई है तो एक्स वाई ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इससे ले ले कर देंगे, नहीं होगा। तो 103 वेरिएबल आ जाएगा, एक एक्स एक वाई और x1, तो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए दोनों सेम वेरिएबल के साथ इक्वेशन रहे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण आप देखेंगे तो इसको क्या करना है, दोनों को अगर हम घटा देते हैं तो x माइनस 2x इक्वल टू माइनस x1, और ये देखिए घटाने के बाद माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये आपका कट गया। तो आपके पास बचता है यहाँ पे -1। तो x इज इक्वल टू कितना आया, 1। x का वैल्यू निकल के आया 1। इसको उठा के अगर पहला समीकरण में डाल देंगे तो हो जाएगा फ्रॉम 1 हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू -1। तो y, तो ये देखिए 1 को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, ये 1 इधर आएगा तो -1, तो हो गया माइनस वाई इक्वल टू -2। ये दोनों कट गया तो y इक्वल टू आपके पास आ गया 2। इस प्रकार से हमारे पास आता है y का वैल्यू 2, ठीक है ना। तो अब अगला लेते हैं हम लोग तीसरा नंबर, सॉरी नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। इसमें दोनों x और y का वैल्यू फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट लेंगे हम लोग 2x माइनस x1, ये इक्वेशन है। 2x माइनस x1 इक्वल टू कितना है, 5, ठीक है ना। ये चीज हमारे पास है। तो अब x का वैल्यू तो हमें पता है, यहाँ पे डालिए 2 इंटू 1 माइन इक्वल टू x1 इक्वल टू 5, ये चीज है। तो ये 2 हो गया, 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 2 माइनस x1 इक्वल टू हो गया 3। तो x1 इक्वल टू हो गया आपके पास 3, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका x1, फिर हमको निकालना क्या, y1। तो फिर इसको भी कंपेयर करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा इक्वल टू 3 और x1 का वैल्यू कितना आ गया, -3, ठीक है ना। तो ये x1 का आ गया। अब y1 का वैल्यू हमको लेना होगा, तो y1 का वैल्यू के लिए यहाँ पे हमको इसको इससे कंपेयर करना पड़ेगा। कितना हो गया, 3x प्लस y1 इज इक्वल टू हो गया आपके पास 13। तो इसको अगर y1 का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा y1, अच्छा यहाँ पे 3 इंटू x का वैल्यू कितना है आपके पास, x का वैल्यू पहले से है 1 प्लस y1 इक्वल टू हो गया 13। तो इसका मतलब है y1 इज इक्वल टू, ये घटेगा तो हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, 10 हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास जो 2 पॉइंट है, कौन सा, जो 2 पॉइंट है, एक है P जिसमें कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, xy, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, ठीक है। और एक पॉइंट जो आपके पास Q है जिसका वैल्यू कोऑर्डिनेट है x1 y1, x1 का वैल्यू है -3 और y1 का वैल्यू है 10, ये। तो अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर इसको फाइंड करना है तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 क्या है, -3 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 10 और -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, रूट अंडर देखिए -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 64। तो अगर दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 80, है ना। तो 80 आ गया, तो इसको 80 का रूट कितना होगा, 16 पंचे 80, तो 16 का रूट होता है 4 और 5 तो अंदर रह गया। तो इस प्रकार से हमारे पास P से Q तक का दूरी जो आया वो 4 रूट अंडर 5 यूनिट, 4 रूट अंडर 5 यूनिट आया, ठीक है ना। तो ये सवाल था आपका 7 नंबर का, बहुत ही आसान सा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था कि पहला नंबर लिखा गया है कि 7 नंबर में एक सवाल इस तरह से बोला गया कि P और Q का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले P और Q का डिस्टेंस जो निकालना है उसके लिए हमें चाहिए x और y, फिर x1 y1। तो यहाँ पे जो इक्वेशन था उसको लेकर के हमने सॉल्व किया, तो x1 y1 फिर x और y दोनों वैल्यू निकल करके आया, दोनों वैल्यू से हमने क्या किया, डिस्टेंस फाइंड किया। बहुत ही आसान सा सवाल था। एक लास्ट सवाल है 8 नंबर का, 8 नंबर प्रॉब्लम, जो कि आप लोग खुद से बनाएंगे। क्या करेंगे, खुद से बनाएंगे। ये भी सवाल वही चीज है, a माइनस बी 2a माइनस बी, है ना, उसका इसका वैल्यू इधर दिया हुआ है, तो आप लोग को सवाल दिख रहा होगा, इसको लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो ये आपका जो पहला डीपीपी है, सीट पहला जो है, इसको आप लोग एक बार घर में जाकर के अपने से जो भेज दिया जाएगा आपको सॉल्व कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखेंगे बाकी सारा चीज़। आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम बोलेंगे कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें,
हमारे चैनल को अगर आप नया है तो और लाइक करें, हमें मोटिवेट करें कि हम इस तरह के वीडियो बना रहे, अच्छा लग रहा है। जहाँ पे आपको अगर कुछ मिस भी लग रहा है या कुछ अलग भी लग रहा है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पीस आउट।